हेलो अचीवर्स, Learn24 अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखेंगे आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब हम एक सेक्शन शुरू करने वाले हैं, इसमें करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में जानना हो तो उस टॉपिक को भी आप डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और हम उस पर आपके लिए वीडियो बना देंगे। ठीक है, आज शुरू करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हमें जो इकोनॉमी से आई। आप समझ लीजिए, इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़रूर पूछा जाएगा क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है। अब क्या है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई का पेमेंट जो करते थे वो इंडिया और सिंगापुर के बीच में हो सकता है। ये पहली बार इंडिया का यूपीआई जो सिस्टम है वो सिंगापुर के पे नाउ सिस्टम से, इस पे नाउ सिस्टम से लिंक कर दिया गया है। तो अब ये हुआ कि जैसे रियल टाइम पेमेंट पहले क्या होता है, ट्रांसफ़र करने के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा, वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके लिए बहुत लंबा हैसल था। अब ये क्या है, ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी और रियल टाइम में अगर आप कोई पेमेंट करना चाहता है सिंगापुर से इंडिया में और इंडिया से सिंगापुर में, तो वो फटाफट हो जाता है। अगर आपको पता हो, NEFT एक सिस्टम आया था पहले, आज भी इस्तेमाल होता है, खैर ऐसी बात नहीं है ऑनलाइन में। NEFT में अगर आप किसी को पैसा भेजेंगे तो लगभग 1 घंटे तक लग जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने पेमेंट करा और इमीडिएटली हो गया। लेकिन यूपीआई से लिंक होने के बाद क्या है कि अब जो पेमेंट है, इंटरनेशनल पेमेंट, वो बहुत जल्दी हो जाएगा। रियल टाइम का मतलब यहाँ से क्लिक गया और वहाँ से हो गया। बस आपके पास पैसे होने चाहिए, परमिशन होनी चाहिए। और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और सिंगापुरियन काउंटरपार्ट ली जिन लूंग, इन दोनों के जो बात हुई उसके बाद हुआ। हालांकि इस बीच में बात चलती रहती है, बट आखिरी टाइम पे क्या होता है कि जो बड़े लीडर्स हैं वो जाके बात करते हैं। होता ये है कि सब जो फॉरेन ऑफिशियल्स हैं वापस में बात करते हैं, सारे निटी ग्रिटी सॉल्व कर लेते हैं, क्या एग्रीमेंट है वो सॉल्व कर लेते हैं, क्या मतलब प्रोटोकॉल रहेंगे, ट्रांसफर सब कुछ कर लेते हैं। जब आखिर में फिर जब लगता है कि हाँ बात हो गई है और सब कुछ एग्री हो जाता है, तब प्राइम मिनिस्टर वगैरह या टॉप जो ऑफिस लीडर्स हैं वो बात करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई एनवायरनमेंट से। ये एनवायरनमेंट की न्यूज़ है, अगर आप देखना चाहें तो। देखिए, हुआ क्या है कि वॉल्चर्स यानी जो गिद्ध होते हैं उसकी जो सेंसस होगी या सर्वे होगा एक तरीके से, वो साउथ में केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका मिलकर करेंगे। अभी तक होता ये था कि केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका अपने अलग अलग गिनती करते थे, उसके हिसाब से वो पॉपुलेशन डाटा आता था। बट इस बार तीनों साथ करेंगे। और ये कहाँ होगा, एक तो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको आप याद कर लीजिए, ये कहाँ है, केरला के अंदर। फिर है बांदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बांदीपुर कहाँ पे, कर्नाटका में। एंड मुडुमुलाई कहाँ पे, तमिलनाडु में। इन तीनों में ये एक साथ मतलब जॉइंटली ये सेंसस कंडक्ट करी जाएगी। अब हम देख लेते हैं प्रजातियाँ, जो गिद्धों की प्रजातियाँ, वल्चर की जो प्रजातियाँ हैं इंडिया में, वो क्या है। एक तो वाइट रम्प वल्चर्स, रेड हेड वल्चर्स, लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स। असल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया में कौन कौन सी प्रजातियाँ मिलती हैं। तो आ सकता है ABC, A वाइट रम्प वल्चर्स, B रेड हेड वल्चर, थर्ड लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स। तो और पूछ लें A, AB, BC, ABC। अब आप कंफ्यूज हैं कौन सी मिलती है कौन सी नहीं मिलती। लेकिन इसमें जो सबसे रेयर है वो है लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स। ये जो है लास्ट वाली, ये सबसे रेयर है, दिखाई देती है। और सबसे ज़्यादा जो हमारे देश में वो वाइट रम्प वल्चर्स। तो आप SSC वगैरह को एग्ज़ाम दे रहे हो, UPSC का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसमें भी ये बहुत काम आएगा। और ये बहुत पहले से चल रहा है। अगर आपको नहीं पता हो, डिक्लोफेनेक नाम की पेन किलर आती थी पहले, ये जो थी जानवरों को दी जाती थी। और डिक्लोफेनेक बेसिकली पेन किलर है, बट इसका इस्तेमाल क्या करते थे, ये दूध को बढ़ाने में करते थे। आज से 15-20 साल पहले बहुत कॉमन था, लोगों ने कई बार देखा होगा, उसको जानते नहीं थे। वो क्या करते थे कि ये जो भैंस है, क्योंकि ज़्यादातर नॉर्थ में भैंस ही यूज़ होती है दूध देने के लिए, तो उसको इंजेक्शन दे देते थे। तो उससे क्या होता है, उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता था। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था। अब ये क्या थी, ये डिक्लोफेनेक क्या थी, खत्म नहीं होती थी बॉडी के अंदर, एक्यूमुलेट हो जाती थी। वल्चर जब इसको खाते थे, यानी जब जानवर की मौत हो जाती है तो जब जानवरों को गाड़ता वाड़ता नहीं, इधर उधर फेंक देते हैं, दूर फेंक जाते हैं। गाँव वगैरह में ये बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस है, शहर में तो अब खैर होती नहीं, गाँव में नॉर्मल प्रैक्टिस होती है। बहुत दूर फेंक आते हैं, कौन गाड़ेगा करेगा, या कोई और जानवर मर गया तो उसको कौन गाड़िया करेगा। तो इस तरीके से डिक्लोफेनेक ये रहती है। तो जो जानवर मर जाता था उसको जब वल्चर्स खाते थे, यानी गिद्ध खाते थे, तो गिद्धों की मौत होने लगी थी। इनफैक्ट बहुत कम हो गए थे। एक वक्त पे ऐसा था कि 4 करोड़ वल्चर थे इंडिया के अंदर। बट जब आखिर में पॉपुलेशन इनकी क्या रह गई, 10,000 ही रह गई। तो सोचिए 4 करोड़ से 10,000 रह गई। आज से 15-20 साल पहले, अभी हाल फिलहाल में तो नहीं, अगर कोई बाहरी साइड में आप नहीं रहते, कोई गांव की साइड में नहीं रहते,
15-20 साल पहले शहरों के ऊपर से भी आपको गिद्ध उड़ते हुए नजर आ जाएंगे। ऊपर छत पे देखेंगे सर्दियों के मौसम में, जनरली गर्मी में तो ऊपर कोई दिखता नहीं, सर्दियों में लोग बाहर बैठते हैं तो आपको बहुत नॉर्मल में गिद्ध उड़ते हुए नजर आएंगे, जाते हुए नजर आएंगे। ये गोल गोल घूम के उड़ते हैं। कभी भी गिद्ध जो होते हैं, एक मैं आपको बताऊँ, ये कभी ऐसे सीधे नहीं जाते इस तरीके से। ये क्या करेंगे, ऐसे ऐसे से राउंड लेते जाएंगे, ऐसे से, इस तरीके से। ये बहुत ही मतलब एक फैसिनेटिंग इनकी फ्लाइंग स्टाइल है, और किसी में ये नहीं दिखाई देती। किसी भी बर्ड में ये ऐसे गोल गोल घूमकर, मतलब एक तरह से सर्वे, ऐसा लगेगा आपको सर्वे करते हुए चल रहे हैं। तो बहुत मतलब फैसिनेटिंग लगता था, अच्छा लगता था, और थोड़ा डर भी लगता था, क्योंकि गिद्ध कोई बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा पसंदीदा, देखने में बहुत खूबसूरत हो, थोड़ा सा आपको डरावने भी लगेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। यह है फ्लेमिंगो के बारे में, ग्रेटर फ्लेमिंगो वार्डला जो वेटलैंड्स है उसके बारे में बात की गई। अगर देखा जाए तो ये वेटलैंड जो है, न्यूज़पेपर में पूछ लिया, इसका मतलब इसके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अगर आपको पता हो तो राजस्थान के अंदर भी है ऐसा, जिसको घना बोलते हैं। घना, घना मतलब डेंस, घना पक्षी विहार। तो ये भरतपुर के अंदर है। कहाँ है? भरतपुर, राजस्थान। तो यहाँ पर भी आपको ये फ्लेमिंगोज बहुत मिलेंगे, बहुत ही आदत में, और ये इसी वक्त मिलते हैं असल में। अब बस इसके उड़ने का समय आ गया है, इसके बाद ये उड़ जाएंगे और फिर आपको नहीं मिलेंगे। अगर कोई देखना चाहे तो इनको देख सकता है, राजस्थान में देख सकता है, चाहे ये वाडला वेटलैंड्स में जा सकता है। और आपको पता ही कि वेटलैंड्स जो हैं इंडिया में, रामसर साइट्स कितनी है? अगर आपको अभी याद नहीं हो तो मैंने बजट में डाला है, बजट में गवर्नमेंट ने इसको बताया कि जो रामसर साइट्स है इंडिया में वो 75 है टोटल, और इनको नाम दिया गया अमृत धरोहर। अमृत धरोहर, तो ये याद कर लीजिएगा कि अमृत धरोहर किसको कहा गया। हो सकता है आपसे पूछ लें एग्जाम में, एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावनाएं रहती हैं इन चीज़ों की। फिर एक नया पॉइंट, केरला हाई कोर्ट, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी हाई कोर्ट ने, मतलब इंडिया के किसी भी हाई कोर्ट ने, जो रीजनल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा है, उसमें अपने ऑर्डर्स प्रिंट किए गए। तो क्या हुआ है, केरला हाईकोर्ट ने अपने 2 ऑर्डर्स अभी मलयालम में प्रिंट कर दिए हैं। ये पहली बार है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एक तो एम्फेसिस भी है। हिंदी वगैरह में तो खैर ट्रांसलेट होते रहे, बट रीजनल लैंग्वेज में कभी ट्रांसलेट नहीं हुए। जैसे ये हाईकोर्ट ने कहा कि मलयालम का एक रीजनल लैंग्वेज है। तो अब इस तरह के मूव्स आने लगे, क्योंकि हाई कोर्ट और जो इंग्लिश, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसकी जो लैंग्वेज है वो इनफैक्ट इंग्लिश है। अगर बहुत लोगों को मौका नहीं मिला हो, कभी भी अगर आप हाई कोर्ट की कोई प्रोसीडिंग देखेंगे, या हाई कोर्ट में कोई भी अपील वगैरह दायर होगी, तो आप देखिएगा वो इंग्लिश में बनती है। भले ही लोअर कोर्ट में हिंदी में हो, बट हाई कोर्ट में अगर जाएंगे तो अपील करेंगे तो वो इंग्लिश में बनेगी, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा, इंग्लिश में लिखेगा वकील। तो ये बात है। सेकेंड है मालाबार नेवल ड्रिल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये क्वाड मतलब 4 देशों का हिस्सा है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। पहले इंडिया एक बार इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, बट चाइना से एग्रेशन के बाद इंडिया वापस से इंटरेस्टेड हो गया। ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस ये पहले से ही यहाँ पर हैं अपने साउथ एशिया में। एक तरीके से इसमें क्या ड्रिल होती है, जो नेवीज़ होती है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके एक तरह का जैसे अटैकिंग या जैसे होता है ट्रेनिंग जैसा माहौल होता है, तो वो होती रहती है। जो इंडिया में हुई, जापान में हो चुकी, यूएसए में हुई, अब ये क्या है ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है। तो उसको बोलते हैं मालाबार मल्टी लेवल नेवल एक्सरसाइज। ये अगस्त के महीने में होगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और ये पहली बार ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगी। मालाबार नेवल ड्रिल जो है पहली बार ऑस्ट्रेलिया में होगी, अभी तक ऑस्ट्रेलिया में कभी नहीं हुई थी। इसको अभी जो डिसाइड किया गया, मतलब अभी क्या है टेंटेटिवली डिसाइडेड है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली डिसाइड कर लिया है। पर्थ में होने की संभावना है। एक कोस्टल सिटी है और बहुत फेमस सिटी है ऑस्ट्रेलिया की, आप जाके देख सकते हैं, गूगल वगैरह पे दिख जाएगा आराम से। तो उसमें पर्थ में इसके होने की संभावना है, बट ये अभी फाइनली डिसाइड नहीं है, इसलिए इसको बस नॉलेज के लिए आप देख लीजिए, कोई बात हो। फिर है न्यू स्टार्ट ट्रीटी, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। असल में क्या है कि जब न्यूक्लियर बॉम्ब्स बने दुनिया में और उसके बाद उसके खतरे देखे गए, तो बहुत सारी कमिटीज़ बनी या बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी और उन्होंने कोशिश की कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स का खतरा कम किया जाए, इनका प्रोलिफरेशन है बढ़ावा कम रहे। तो रशिया और यूएसए के बीच में एक ट्रीटी हुआ करती थी जो 90s के दौर से चल रही, खासतौर से जब रशिया का विघटन हुआ था, यानी रशिया को टुकड़ों में बांटा गया था, जब यूएसएसआर कहलाता था पहले, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक्स।
जिसका यूक्रेन वगैरह अभी हिस्सा है, मतलब पहले ही हिस्सा हुआ करते थे। अजरबैजान, ये जितने भी रशिया के चारों तरफ जितने भी आप कंट्री देखेंगे, लगभग वो 12 सारी कंट्री जो थी ये रशिया से टूट कर ही बनी थी। तो पहले यूएसएसआर था, तब एक जो ट्रीटी साइन की गई थी ताकि जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स है उनको बढ़ावा ना मिले और ऐसा ना हो कंट्रीज़ बनाए, और कोशिश की गई कि रशिया भी अपने न्यूक्लियर बम, यूएसए भी अपने न्यूक्लियर बम्स कम करें ताकि दुनिया में जो न्यूक्लियर अटैक का खतरा कम हो। तब एक स्टार्ट ट्रीटी शुरू की गई थी। तो उसके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस थे। तो 2010 के अंदर न्यू स्टार्ट ट्रीटी शुरुआत हुई रशिया यूएस के बीच में। अब क्या है, कल पुतिन ने कह दिया कि हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि पुतिन को लग रहा है कि जो वेस्ट है, पश्चिमी देश हैं, यूक्रेन में बहुत ज़्यादा दखल कर रहे हैं, रशिया को हराने की कोशिश कर रहे हैं, और रशिया की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, जो परमाणु केंद्र हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से। इससे क्या है, डिस्टेबिलिटी बढ़ेगी और खतरे बढ़ेंगे, इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, और जाहिर सी बात है देशों में मन मुटाव बढ़ेगा और ग्रुपिंग होने की संभावना भी काफ़ी हद तक रह सकती है। फिर है एंजल टैक्स, इम्पॉर्टेंट। ये असल में क्या है, ये सुर्खियों में इसलिए है, ये लगता तो एंजल टैक्स पहले से था, लेकिन सुर्खियों में ये इसलिए क्योंकि इस बार के बजट में इसको क्या है, स्टार्टअप्स के ऊपर लगा दिया गया। स्टार्टअप आप जानते होंगे, जब भी कोई नई कंपनी शुरू की जाती है, ख़ासतौर से किसी नए एरिया पर जो पहले काम नहीं हुआ, तो उसको स्टार्टअप कहा जाता है। और स्टार्टअप्स की क्या है, फेलियर रेट लगभग 80% से 90% है, यानी 100 शुरू होते हैं उसमें 10 ही सक्सेसफुल होते हैं, 90 नहीं होते। तो स्टार्टअप्स के लिए क्या, फंडिंग का एक हमेशा इशू रहता है। और जनरली क्या है कि जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग या इंजीनियर्स वगैरह इस तरह से इसको शुरू करते हैं, जिनके पास खुद का पैसा नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, बाहर से पैसा लेते हैं। अब गवर्नमेंट ने कहा कि जब बाहर से पैसा आएगा तो स्टार्टअप में एक जो स्टार्टअप की वैल्यूएशन है, मान लीजिए स्टार्टअप शुरू किया और आपकी शुरुआत में वैल्यूएशन निकली कि ये भाई 20 करोड़ की स्टार्टअप है, इसका मतलब लगभग इतना खर्चा रहेगा। तो लेकिन 20 करोड़ से ज़्यादा पैसा आ गया, यानी 21 करोड़ आ गया, 22 करोड़ आ गया, तो ये 2 करोड़ या 1 करोड़ रुपये जो एक्स्ट्रा है उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। ये पहले नहीं लग रहा था क्योंकि स्टार्टअप्स के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। अभी पता नहीं गवर्नमेंट ने क्यों शुरू कर दिया। इसका जो पर्पज़ है बेसिकली वो ये रहता है कि ब्लैक मनी या राउंड ट्रिपिंग जो है वो ना हो सके, कि स्टार्टअप के बहाने क्या है और ज़्यादा पैसा लाया जाए, तो इससे क्या है, राउंड ट्रिपिंग बढ़ जाती है, ब्लैक मनी बढ़ जाती है। और कुछ हद तक ऐसा भी एलिगेशन है कि ये इलेक्शन के कारण किया जा रहा है ताकि फंडिंग ना हो सके अपोजिशन पार्टीज़ को। खैर देखेंगे, हमारा कोई मतलब नहीं इन चीज़ों से, पॉलिटिकल से। अपना सिर्फ रखिए जो एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो इनकम टैक्स एक्ट है 1961, देख लीजिएगा, इसके अंडर में ये लगा है। ये सेक्शन 56 टू 8 भी है, बट ये सेक्शन कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये सिर्फ नॉलेज के लिए, रेफरेंस के लिए, पढ़ना चाहे पढ़े, नहीं तो ठीक है। तो ये क्लॉज था, ये इंसर्ट किया गया था 2012 में, टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, राउंड ट्रिपिंग। राउंड ट्रिपिंग मतलब होती है आपका ही पैसा बाहर से घूम के वापस, ऐसा लगता है कि किसी दूसरे ने इन्वेस्ट किया है, बट होता वो आपका पैसा, और पहले से डिसाइड होता है कि आपकी ही कंपनी के अंदर होगा। इससे क्या होता है, इनकम टैक्स के प्रोविजन के थ्रू पैसा बचाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसमें कम पैसा, मतलब आपको जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट था स्टार्टअप में, वो इस पर इनकम टैक्स फ्री था, तो आपका पूरा पैसा एक तरह से वापस आ जाता है। अभी जो अदानी के ऊपर भी एलिगेशन लग रहे हैं वो राउंड ट्रिपिंग वगैरह के ही लग रहे हैं, कि खुद के ही पैसे से खुद ही के शेयर्स को खरीद कर उसको वैल्यूएशन को बढ़ाया जा रहा था, जो कि गलत है। वैसे जो कैपिटल रिसिप्ट के ऊपर लगने वाला टैक्स है, यूनिक है इंडिया के लिए, और 2016 तक की बिजनेस एंटिटी पे लगता था। स्टार्टअप पे पहली बार 2016 के अंदर लगा था बेसिकली, इससे पहले स्टार्टअप्स के ऊपर नहीं लगता था, और अब ये वापस से स्टार्टअप के ऊपर इम्पोज किया गया है। तो इसके साथ ही आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।